हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाडमी 2.0। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अ, खंड ख का, चूँकि आपका जो चैप्टर्स दिया है वो 2 खंड में दिया है, खंड क और खंड ख। खंड क जो है वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें लास्ट चैप्टर था मानचित्र अध्ययन। आज की वीडियो में हम लोग खंड ख स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसका इकाई 1 जो है इस चैप्टर को देखेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, ठीक है। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और कोशिश करूंगी कि मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आज की इसी वीडियो में सॉल्व करवा दूं, उनका उत्तर बता दूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर का अभ्यास कार्य दिया है, जिसमें पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा की बात हो रही है तो हमने देखा सुनामी है, भूकंप है, बाढ़ है। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है, ठीक है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो महामारी, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, ये सब मानवों के द्वारा होता है, तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। क्या हो जाएगा? तीसरा का क, समुद्र में भूकंप का आना, ठीक है। तो 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हर सब्जेक्ट का मैं आपको मैं या फिर आपके जो सर पढ़ाते हैं आपको वो, ठीक है, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का, प्रत्येक चैप्टर का जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगा तो इस पूरे बुक में जितने भी चैप्टर है, सारे चैप्टर का आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, ताकि आप लोग का एग्जाम प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो और सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ज्योग्राफी का बुक जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद आप लोग को हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें टोटल कितने प्रश्न हैं? तो टोटल 3 प्रश्न हैं और यहाँ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय में आपका 2 प्रश्न है, ठीक है। तो 2 प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय का है, कोशिश करूंगी कि आपको करवा दूं आज की क्लास में, लेकिन पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसको कर लेते हैं। पहला है, आपदा से आप क्या समझते हैं? ये पहला प्रश्न, आपदा से आप क्या समझते हैं? तो जो प्राकृतिक व्यवस्था होती है, ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा व्यवस्था की गई है, जब कई कारणों से ही जब कई कारणों से अकारण व्यवधान उत्पन्न होते हैं, तो वे व्यवधान, व्यवधान मतलब कि कोई रुकावट, कोई ऐसी चीज जिससे वो दिक्कत, ठीक है, दिक्कत ही प्राकृतिक जनित आपदा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है, ठीक है। सामने नहीं, सामने उपस्थित होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ होता है, सुखाड़ होता है, भूकंप होता है, सुनामी होता है, ये सब अति विनाशकारी हैं। इसके अलावा जो जो होता है, जो मैंने आपको अभी अभी बुक में दिखाया है, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन जैसी घटनाएं भी प्राकृतिक आपदा का ही अंग है। तो एक्चुअली आपदा क्या है कि प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारणों से अकारण, यानी कि बिना, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, ठीक है, लेकिन उन कारणों से अकारण यानी बिना कारण के ही कोई दिक्कत उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो वो ही दिक्कत, वही व्यवधान हमारा प्राकृतिक जनित आपदा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्या है? आपदा कितने प्रकार का होता है? तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता ही होगा। आपदा जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो 2 प्रकार में आपका एक, पहला होता है प्राकृतिक आपदा, जिसमें है भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, हिमस्खलन, ओलावृष्टि, भूस्खलन आदि, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है मानव जनित आपदा,
ठीक है। दूसरा जो है वो मानव जनित आपदा होता है, जिसमें होता है आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, महामारी इत्यादि। ठीक है। तो ये होते हैं दो प्रकार के आपदा। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा जो मानवों के द्वारा होता है। तीसरा प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो अगर आपदा कोई भी हो, ठीक है, आपदा जो है वो कोई भी हो, प्राकृतिक हो या मानव जनित, उसका प्रबंधन अनिवार्य है, क्योंकि आपदा से बहुत सारा जो है वो नुकसान होता है, जान माल की नुकसान आपने देखा होगा। अभी आपने देखा कि कई जगह पे उत्तराखंड में, वहाँ पे धाराली में आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे बादल फट गया है ना, वहाँ पे किस तरह की स्थिति आ गई है। तो वहाँ पे फिर आपदा प्रबंधन जो है वहाँ पे प्रबंधन किया गया, वहाँ पे जो भी घायल हैं या जो लोग भी मिल रहे हैं, हर तरीके की वहाँ पे सुविधा जो है वो दी जा रही है। ठीक है। जिस जो भी एरिया, जैसे बिहार में ही बहुत जगह पे बाढ़ आया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो जितनी भी जगह पे इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो वहाँ पे उन सब चीज़ों का प्रबंधन भी करना पड़ेगा, ताकि कोई भूखा ना रहे, क्योंकि इस तरह की स्थिति में बहुत लोग बेघर हो गए हैं। अभी उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम, तो ये सारी चीज़ें करना जो है वो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है, उनको हर सुविधा देना। ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि आपदा कोई भी हो, उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा से ना सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, जबकि विकास कार्यों में कई व्यवधान भी उत्पन्न हो जाता है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, जैसे सुखाड़ प्रबंधन हेतु आम लोगों के सहयोग से सामूहिक प्रयास से ही कुएं की खोदाई हो सकती है। भूकंप प्रबंधन हेतु नए तकनीक आधारित भवन निर्माण जो है वो किया जा सकता है ना। और जिस भी क्षेत्र में बाढ़ जो है वो आता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एरिया में इतने हम लोग पेड़ पौधे लगा सकते हैं कि वो जो है वो मिट्टी को बांध के रखे, पानी जो है वो क्लियरली अपना निकल जाए कोई भी, क्योंकि जब वृक्ष नहीं रहेगा तो वो डायरेक्ट जो है वो पानी नगरीय इलाकों में आ सकता है ना। और इस तरह से अगर हम लोग, और अगर वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो हम बाढ़ आने से पहले यानी बरसात होने के समय हम उधर उतना तैयारी करके रख देंगे कि बाढ़ की स्थिति में भी वो क्या होगा कि लोग अपना सुरक्षित रहेंगे, है ना। उनको ऊंचे वाले नगरीय क्षेत्र में लेके आदमी को वहाँ पे चल जाएंगे, ताकि वो लोग सुरक्षित रहें। ठीक है। बाढ़ में अगर उनका घर किसी कारण खराब भी हो जाता है, बह जाता है, देख रहे हैं आप लोग इस तरह से अभी, तो उन लोगों को वो सारी सुविधा मिल जाएगी। और कुछ चीज़ें हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं, ताकि या तो वहाँ पे वो बाढ़ ग्रस्त एरिया ना बने, ठीक है, और अगर आ भी जाता है तो उतना सुविधा उन लोग को मिल जाए, ताकि वो लोग अच्छे से रह सके, उनका खाना पीना रहना जो है वो सब हो सके। लेकिन बेसिकली आपदा प्रबंधन में आपको ये बताया गया कि हम लोग उसका पहले से ही जो है वो व्यवस्था कर दे, ताकि वो क्या होगा, सुखाड़ हो या फिर बाढ़ हो, चूँकि ये सब प्राकृतिक आपदा है तो उसे हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियाँ ना करें, जैसे कि पेड़ पौधे लगाएं, है ना, फिर बरसात के दिनों में पानी को स्टोर करें, तो सुखाड़ वगैरह की भी दिक्कत जो आती है वो नहीं आएगी, है ना। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोग अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर जो है वो समझ गए हैं। तीनों प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पे क्लियर करा दिया है। बुक के भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय में आपका दो प्रश्न हैं। पहला है प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करिए, और आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो पहले हम लोग प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर देख लेते हैं उदाहरण सहित। तो मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तन को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट होता है, भूकंप होता है, सुनामी होता है, सूखा होता है, बाढ़ होता है, चक्रवात होता है, मृदा अपरदन होता है, हिमस्खलन होता है, भूस्खलन होता है आदि होता है। ये सब प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। इनमें अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें मानव का अपना कोई हाथ नहीं होता है ना।
ये सब प्राकृतिक है, यानी कि प्रकृति द्वारा ही वो आता है। लेकिन प्रकृति भी ये सारी चीज़ें तब करती है जब हम प्रकृति से खिलवाड़ करें, प्रकृति को प्रदूषित करें, ठीक है, हमारे अपने आसपास का जो वातावरण है उसको खराब करें, इतने प्लास्टिक जलाएं, ये सारी चीज़ें करें, पेड़ काट दें, वृक्ष ना लगाएं, तो इन सारी चीज़ों से ही प्राकृतिक आपदा जो है वो आती है। ठीक है, चलिए, अब प्राकृतिक आपदा की गति जो है वो तीव्र होती है, इसका प्रभाव तात्कालिक होता है, इसमें ऐसी ताकतें होती हैं जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, यही थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के जो क्रियाकलाप होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। ठीक है, और मानव जनित आपदा जो है वो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, है ना, चेरनोबिल हुआ था, नाभिकीय आपदा था, ग्रीन हाउस प्रभाव था, भूमंडलीय तापन था, वायु जल भूमि ध्वनि प्रदूषण, ये सब पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी आपदा जो है वो मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम है। ये सब मानवों के द्वारा किया जाता है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है ना, जो भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था वो सब मानव के द्वारा किया गया था, तो ये मानव जनित आपदा है। ठीक है, और यहाँ पे उदाहरण भी आपको दे दिया गया है, मानव ने ये सारे क्रिया जो है वो की थी, जिसके कारण से क्या हुआ था कि हमारा मानव जनित ये सब आपदा के अंतर्गत आता है। अब कुछ प्राकृतिक आपदाओं को मानवीय गतिविधियों से बढ़ावा मिला है, जैसे वनों को काटने से बाढ़ आता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा सूखा है, भूस्खलन है, ये सब मानवकृत कुछ आपदाएं हैं, उसको मानव की अवांछनीय क्रियाकलापों पर रोक लगने से कम किया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाना असंभव होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग रोक सकते हैं, बाढ़ जो है वो रोक सकता है आदमी, अगर हम वृक्ष लगाएं, ठीक है, तो बाढ़ जो है वो थोड़ा रोक दिया जा सकता है, मतलब थोड़ा सा हम लोग उपाय जो है वो कर सकते हैं ताकि उसका प्रभाव हम पर कम पड़े। लेकिन अगर इसी तरह से वृक्ष कटता चला गया और ध्वनि प्रदूषण, क्या कहा जाता है, अ, वायु प्रदूषण, ये सब अगर हम लोग करते हैं तो ये प्राकृतिक आपदा के साथ साथ, मानवीय आपदा के साथ साथ प्राकृतिक आपदा को भी बुलावा देता है। और जैसा कि आपको पता है कि प्राकृतिक आपदा आने से पहले कोई आपको अलर्ट नहीं मिलने वाला है, तो इस तरह से वो प्रभावित करता है, तत्काल उसका प्रभाव देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान होता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ कार्य को करके प्राकृतिक आपदा को भी हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, उसको कम किया जा सकता है, उसका प्रभाव जो है वो क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अब है अगला कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता को वर्णन कीजिए। तो यहाँ इसका उत्तर नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, हम अभी आपको लिख करके इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो है वो मैंने लिख लिया है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता को वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन की संकल्पना एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी संचालित और सतत विकास रणनीति द्वारा एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना, जिसमें सभी हितधारक शामिल हों और रोकथाम, तैयारी और समन की संस्कृति को बढ़ावा दें। ठीक है, और आपदा प्रबंधन की आवश्यकता जो है वो निम्नलिखित कारणों से है। पहला कारण यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, 2 कारण मैंने लिखा है। पहला कारण यहाँ है, ठीक है, कि आपदा प्रबंधन का उद्देश्य आपदाओं के लिए प्रभावी और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है, जीवन बचाने और प्रभावित समुदायों पर संकट के प्रभाव को कम करने के माध्यम से आपदा प्रबंधन आपदा प्रभावित लोगों को समय पर प्रभावी सहायता के लिए मौलिक है। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट लिखा है मैंने, ये पहले में कही है थोड़ा सा कि आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण होने का पहला कारण यह भी है कि यह किसी आपदा की प्रतिक्रिया के देखरेख करता है। ठीक है, और दूसरा, आपदा प्रबंधन आपदा प्रतिक्रिया के सभी पहलुओं का समन्वय करता है, जिसका उद्देश्य आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आवश्यक उपकरण, संसाधन, कर्मचारी और सहायता को प्रभावी ढंग से जुटाना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो इसमें और 2-3 पॉइंट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, आप इसमें कम से कम 3 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं
कि इसकी अनिवार्यता क्यों है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे बता दिया है, आपदा प्रबंधन के बारे में और इसकी आवश्यकता क्यों है, इन 2 पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों प्रश्नों का उत्तर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, 3 लघु उत्तरीय प्रश्न थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है फ्रेंड्स, अगर आप पॉइंट में लिखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट में लिखा हुआ उत्तर जो होता है उसका मार्क्स जो है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है। पॉइंट्स के थ्रू आप प्रश्न का उत्तर जो है ना वो आप क्लियर लिखेंगे, आपको समझ में भी, आपको भी क्लियर समझ में आएगा कि आपने ये पॉइंट इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट देके, दूसरा पॉइंट देके, और जो भी आपका कॉपी चेक करेगा एग्जाम का उसको भी क्लियर समझ में आएगा कि हाँ इसके बारे में इसने ये 5 पॉइंट लिखा है, पांचों पॉइंट आप अच्छे से लिखेगा। ये नहीं कि एक ही लाइन का पॉइंट होना चाहिए, नहीं, दीर्घ उत्तरीय है, कम से कम आपका 3 से 4 लाइन का इस तरह का एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर हम इसको कहते हैं एक पॉइंट है, ठीक है, तो ये कम से कम इतना होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ मैंने पहला पॉइंट लिखा है इतना। ठीक है, उसके बारे में अगर आप पॉइंट के थ्रू उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो उसको ढंग से लिखिएगा ताकि क्लियर उस प्रश्न का उत्तर समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ मैंने आपको इस चैप्टर के लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी प्रश्न में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न हो, वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही जो भी बच्चे हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के साइंस और मैथ की क्लासेस करना चाहते हैं वो हमारे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो कि है लर्निंग एकेडमी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे 10th की बिहार बोर्ड क्लास 10th की मैथ और साइंस की क्लासेस होती है। ठीक है, यहाँ SST की क्लासेस होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के खंड ख का चैप्टर 1 जो कि था प्राकृतिक आपदा एक परिचय, इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर खंड ख के इकाई 2 का चैप्टर जो कि प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़, इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि चैप्टर में ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ लघु उत्तरीय में टोटल 7 प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, 7 से 8, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग अगली वीडियो में करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।